बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल 25 मई को जो कुछ पूरे मुल्क में होता रहा, खासतौर पर इस्लामाबाद और पंजाब में, उसने बहुत से चेहरों से नकाब उतार दिए। और फिर खान साहब की शख्सियत के कुछ मख्फी पहलू जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। वो अब भी एक फ़ोन पर लेट जाने की सलाहियत रखते हैं और फिर इस्लाम को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए, ये भी हम आपको बताएँगे। और फिर फ़ोन क्या आया था और फिर वो डी चौक क्यों नहीं पहुँचे? हालाँकि वो मुसलसल ऐलान कर रहे थे, जब से स्वाबी से चले थे, तो वो मुसलसल एक ही ऐलान कर रहे थे कि जनाब मैं डी चौक में जाऊँगा और धरना दूँगा और बैठा रहूँगा, नहीं उठूँगा, वगैरह-वगैरह। और फिर इसमें अदलिया का किरदार भी सामने आया है। अदलिया के बारे में लोगों की कुछ खुशफ़हमियाँ या गलतफ़हमियाँ दूर हो गई हैं। और फ़ौज के बारे में जो कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ात मुख़्तलिफ़ हलकों की तरफ से थे, वो मेरा ख़्याल है कि वो दूर हो जाने चाहिए, कि फ़ौज ने जो वादे किए हैं, वो पूरे कर रही है, मुझे ये लगता है। और फिर खान साहब फिर एक ऐलान करके चले गए, जनाब 6 दिन बाद फिर आएँगे और फिर नहीं जाएँगे। और फिर सुओ मोटो क्यों नहीं हुआ? जो खान साहब वायलेशन कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की, उस पे सुओ मोटो क्यों नहीं हुआ? लेकिन इससे पहले बात थोड़ी-सी बात जो है वो, जो आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें जो 2 बिल थे, इन्होंने वादा किया था कि हम जनाब जो इस्लाहात हैं, कानूनी इस्लाहात इलेक्शन से मुतल्लक और नैब से मुतल्लक, वो करके हम चले जाएँगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ खिताब भी किया है। 2 बिल आज जो है, एक तो इलेक्शंस एक्ट जो है, उसमें तरमीम का बिल, इन्होंने जो तरामीम की थी ईवीएम ये वो सारी तरामीम उन्होंने उठा के फेंक दी हैं और दोबारा फिर वही मामला चले गए। लेकिन ताहम उन्होंने जो ईवीएम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट है, उस हवाले से उन्होंने मामला कोई कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वो कहते हैं हम इसके खिलाफ नहीं है। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि जो डुअल नेशनल हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन तमाम को वोट का हक हासिल है। डुअल नेशनल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये ठीक है बात। लेकिन वो अगर ये जो कह रहे हैं, जो मौजूदा तरमीमी बिल है, इसके मुताबिक उन्हें पुराने अंदाज में, जैसे पुराने कानून के तहत वापस आके पाकिस्तान के अंदर आके अपना वोट जो है वो कास्ट करना पड़ेगा। ये कोई और ईवीएम के ज़रिए कर रहे थे। ईवीएम का तो वो प्रोजेक्ट जो है उसमें कोई 27 के करीब एतराज़ात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन लगा चुका है। और इलेक्शन कमीशन की ये बातें नहीं सुन रहे थे। इलेक्शन कमीशन को जानबदार और पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ामात लगा रहे थे। उसको वो 2 सीटें खाली थीं, पिछले साल जुलाई से उसका तकर्रर नहीं हो रहा था। अब मामला कुछ स्मूथ किया है इन्होंने। वो 2 जो अरकान थे वो पार्लिमानी कमेटी ने नामज़द कर दिए हैं। अब वो सदर रोकेगा कुछ अरसा, फिर वो उनके वो ज़ाहिर है नोटिफ़िकेशन हो जाएँगे। उसमें केपी और पंजाब दोनों की सीटें खाली थी। यानी 3 बंदों पे इलेक्शन कमीशन चल रहा था, 5 बंदे होने चाहिए। वो अब देखें अब मामला ये उसमें भी, हालाँकि ये जो नून लीग वाले हैं, जो अपोज़िशन वाले थे उस वक़्त, ये मुख्तलिफ नामों पे इत्तेफ़ाक करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो बिला वजह रुकावट डाल के बैठ जाते थे। एक मीटिंग में इत्तेफ़ाक होता है, दूसरी मीटिंग में रियाज़ वज़ीर तारा ने खुद मुझे बताया, वो उस कमेटी के रुकन थे, जो अब वज़ीर कानून है, कि जनाब ये मामला हल हो गया है, हल हो जाएगा। ये तो हल हो गया, लेकिन अगली मीटिंग में फिर ये मुकर गए। ये बार-बार ऐसे ही करते रहते हैं। और फिर दूसरा, सिर्फ़ चक्करबाज़ी, इनका काम है बस अवाम के सामने प्रोपेगेंडा करना और चक्करबाज़ियाँ, ये इनका सारा वो पीटीआई वाली की सियासत है। और फिर दूसरा, जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने भी हल्का-सा शेर पढ़ के उनको कहा है, सुप्रीम कोर्ट वालों की तरफ इशारा किया कि जनाब इदा ना करो, इंज मामलात नहीं चलते, लाडले-शाडले ते रहने आ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਕੁਛ घरों भी प्रेशर हो जाता बाज़ औक़ात। वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने मुझे खुद कहा, बताया कि जनाब मेरा बेटा जो है वो उसकी उम्र 18 साल हो गई है और अब वो मैं कह रहा है कि पीटीआई को वोट देना है। और मुझे भी उन्होंने कहा है कि पीटीआई को वोट देना, तो मैंने और आपकी भाभी ने पीटीआई को वोट देने हैं। ये मैं हल्फ़न बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ खुद उन्होंने बात की थी। और मैं बहरहाल उसका नाम नहीं ले रहा, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, मुझ पे एतबार किया, उन्होंने एतमाद किया तो मेरे साथ बात की थी। बहरहाल ये बात उन्होंने की थी। और दूसरी, जो नैब वाला है, ये नैब से बहुत खौफ़ज़दा किया हुआ था नैब वालों ने। अब एक तो 90 दिन का रिमांड, यानी 90 दिन तक बंदे की बेल, एक बेल की ऑप्शन नहीं थी। वो रिट जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट वगैरह जो हैं, वो बेल देती थी, ज़मानत देती थी।
और 90 दिन रिमांड। 90 दिन जब रिमांड होता है, 90 दिन का अपनी तहवील में रख सकता है कोई इदारा, तो 90 दिन तक तो बेचारा, यानी 3 माह तक उसकी बेल ही नहीं हो सकती, अप्लाई ही नहीं कर सकता वो कानून के तहत, इवन रिट में भी नहीं कर सकता। उसको 14 दिन पे वो ले आए हैं। अब सेनेट में जाएगा मामला, वो सेनेट में इनकी अक्सरियत है, सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा, फिर सदर इसको वापस भेजेगा, जैसे कि उसकी आदत है कि जनाब इस पर दोबारा गौर करें, और दोबारा गौर होगा फिर मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ेगा, फिर वो पास होगा तो फिर सदर साहब की ये जरूरत नहीं होगी या इख्तियार नहीं होगा कि उस बिल को मुस्तरद करें, लेकिन एक दफ़ा वो रोला ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बना लिया वतीरा कि अहम मामले पे टांग अड़ाना जो है वो ज़रूरी समझते हैं सदर साहब। वो पाकिस्तान के वफाक के सदर नहीं है, वो पीटीआई के कारकुन हैं, इमरान खान के मुलाजिम से कह लें आप, दूसरे लफ्ज़ों में सदर के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। और फिर उसमें जो ये पकड़ लेते थे ना, यानी ये जो नवाज शरीफ को है या हमजा या उनके खिलाफ जो केस हैं शहबाज शरीफ के, ये करप्शन के केस नहीं है, ये वो कहते हैं इख्तियारात से तजावज़, इस तरह के मुकदमात इन्होंने बनाए थे। अब उन्होंने ये इसमें ये तरमीम कर दी। इन्होंने तो खुद को वैसे ही बरी-ओ-ज़ुम्मा डिक्लेयर कर लिया था ना, जो इन्होंने तरमीम की थी पीटीआई वालों ने, पीटीआई हुकूमत ने, कि जनाब वो उनको जो सरकारी, नीम सरकारी इदारों के सरबराहान और वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने जो इक़दामात किए होंगे, उनको नहीं पकड़ा जाएगा, उनको नैब पकड़ेगा ही नहीं। उन्होंने उसमें थोड़ी-सी तरमीम कर दी है कि भाई पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर करप्शन का भी साथ इल्ज़ाम हो फिर। और दूसरा ये जो पहले नोटिस देके साथ ही गिरफ्तार कर लेते थे, वो कहते नहीं, पहले आप शवाहद इकट्ठे करें, फिर आप उनकी गिरफ्तारी का प्रोसेस करें। उसके लिए वो प्रोसेस दिया होगा उन्होंने कोई। बहरहाल दोनों बिल जो हैं वो कौमी असम्बली से पास हो गए हैं, वज़ीर कानून ने वो पेश किए थे, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फिर पेशकश कर दी है जनाब कि आएँ, मैं मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। सियासी तौर पे वो गेम ठीक कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ज़ाहिर है वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तरफ जो बंदा है वो इंतशार की तरफ ले जा रहा है और दूसरी पार्टी है वो भी इंतशार की तरफ जाए। तो हुकूमत को तो एक और किरदार अदा करना पड़ता है। हुकूमत को उस तरह इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी होती, जैसे दूसरा फ़रीक जो है चाह रहा होता है कि जनाब ऐसे करें, इंतशार फैले, अफ़रा-तफ़री फैले। अब मैं आता हूँ उस चीज़ की तरफ जिसने इनको कह दें कि बहुत सारे चेहरों से नकाब-अतार। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो हुब्बुल वतनी का एक ढिंढोरा पीटते हैं कि मुझसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है कोई नहीं। तो इनके जो मार्च है, लॉन्ग मार्च है, इससे 2 बड़े नुकसान हुए। एक नुकसान ये हुआ कि कश्मीर काज़ को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचा। यासीन मलिक साहब को वहाँ की अदालत ने नाजायज़ सज़ा सुनाई। सारी दुनिया को पता है कि सबूतों के बगैर, बगैर फ़र्द जुर्म के जो भी उनका एक वो ख़ुसूसी अदालत उस टाइप की चीज़ है वो, उन्होंने उसके मुताबिक अपनी कार्रवाई करके उनको सज़ा देनी थी, दे दी। अच्छा, उसपे डीजीआई एसपीआर का भी बयान आया, हुकूमत का भी बयान आया, कुछ हकूक़ इंसानी की तंज़ीमों का भी बयान आया, कुछ वज़रा के भी बयान आए। लेकिन इस सारे इश्यू में जो ये आंसू गैस, चल पड़े, रुक गए, भाग गए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उसी पे फ़ोकस रहा मीडिया का। इस पे यासीन मलिक साहब वाला इश्यू जो है, वो पसे पर्दा रहा। उस तरह डिबेट नहीं हो सकी उस पे, जैसे होनी चाहिए थी। एक तो ये नुकसान हुआ, और बाकी दूसरा आखिरी दिन था आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात का दोहा में। एक तो ये मुफ्ती इस्माइल साहब कह चुके हैं कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान में आना था, लेकिन उनका जनाब यहाँ तो धरने हो रहे हैं। वो कह रहे हैं उस वक़्त वो जैसे ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका वाले साज़िश कर रहे हैं, उनको पहले ही पता था क्या होने वाला है। ऐसे ही मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये कुछ दिन पहले कहा था कि आईएमएफ वालों ने जब कहा कि जनाब उस दिन तो धरना देना है इमरान खान ने, तो मैं हैरान रह गया। उस वक़्त तक तो इन्होंने तारीख ही नहीं दी थी कि जनाब वो तो मुल्तान में जाके इन्होंने जब जलसा था, वहाँ कहा था कि 25 से 29 के दरमियान हम ये धरना देंगे। किसी वो मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि वो आईएमएफ वाले कहते हैं कि जनाब वो पहले ही कह दिया था उन्होंने, जनाब ये उस दिन तो इन्होंने धरना देना, हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। बहरहाल मैं मुतअद्दिद मरतबा, एक से ज़्यादा मरतबा ये भी इबलाग कर चुका हूँ। मैंने ये कहा था कि इन्होंने जो इजलास है, बजट इजलास, उसको सबोताज करना है, उसको उल्टाना चाहते हैं। ये पहले 25 वाला आईएमएफ के साथ आप जोड़ लें, यासीन मलिक साहब वाले के साथ जोड़ लें, और फिर अब इन्होंने 6 दिन का जो है अल्टीमेटम दे गए हैं हुकूमत को।
उस वक्त बजट इजलास की तैयारियां होंगी या शुरू हो चुका होगा। जब जब ये दोबारा वहां आके खपशप डालेंगे, वो ये वहां नहीं पहुंच सके, रेड जोन में पहुंचे ही नहीं। वो क्यों नहीं पहुंचे उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये इनकी और दूसरी जो इनकी मोहब्बत है इस्लाम के साथ, इस्लाम का बड़ा ये शोर मचाते हैं। तो कल 7:30 बजे जब ये जिन्ना एवेन्यू में खिताब करने लगे हैं, तो कासिम सूरी साहब जो 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर करते रहे, अपनी स्पीकरशिप डिप्टी स्पीकर के तौर पर काम करते रहे नहली के बावजूद, तो उन्होंने इनके कान में ये कहा, उठ के आए, इनके कान में ये कहा कि जनाब कोई अपनी तकरीर को ना, अभी तकरीर शुरू नहीं की थी, कोई इस्लामी टच देना, इस्लामी टच दे दें हजूर कोई। तो फिर ये कुछ देर जो है ये खामोश है। सोचा इन्होंने, फिक्रा सोचा होगा ना कि मैं क्या बोलूं। फिर उन्होंने कहा जनाब मैं वो हूं जो खुद को आशिक रसूल कहता। यहाँ से इन्होंने अपनी तकरीर का आगाज किया और फिर वही कहा कि 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं और असम्बली तहलील कर दें, इलेक्शन का ऐलान कर दें। और एक और जो बात की कि हुकूमत हमें अपनी फौज और पुलिस से लड़ाना चाहती है। उनका 6 दिन बाद मैं फिर आऊंगा सारे पाकिस्तान से लोगों को लेके। जब स्वाबी से चले हैं उस वक्त इन्होंने ये ऐलान किया कि मैं डी चौक पहुंच रहा हूं। सारी कौम वहां पहुंचे। वो पंजाब में तो उन्होंने हिलने भी नहीं दिए इनको। लाहौर में तो इनके कारकुन निकले नहीं थे, मैंने खुद देखा और मैंने बताया भी था आपको कि किसी जगह भी 300 से ज्यादा इनके वो जो है कारकुन नहीं थे। अच्छा, वादा तो इन्होंने ये किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये था कि H9 वाला जो ग्राउंड है वहां आप जलसा कर लें, चाहे जितने भी बंदे आते हैं। अटारनी को 10-15 हज़ार बंदे आते हैं, इनके पास बंदे थे भी इतने की। बहरहाल वहां वो पहुंचे। अच्छा, अब हुआ क्या, इन्होंने वायलेशन शुरू कर दी क्योंकि ये ऐलान कर रहे थे मुसलसल कि डी चौक डी चौक डी चौक पहुंचे। इनके कारकुन वहां पहुंचे, आंसू गैस फेंकी गई, फिर वो आग लगा दी गई, वो दरख्तों को आग लगा दी, वहां बड़ा हंगामा हुआ। और ये जिद थे कि मैंने इधर ही आना है। फिर जो अमनो अमान है उसको कायम करने के लिए हुकूमत को फौज तलब करना पड़ी। इससे पहले यानी कि वो इनके डी चौक तक जाने की जिद से पहले वहां फौज नहीं बुलाई गई थी। ये नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं आपको। ये 26 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ फौज को तलब करने का, आइन के आर्टिकल 245 के तहत। अच्छा, फौज तलब करने के हवाले से जो मुख्तलिफ दानश्वर हैं, ये एक इशारा कह रहे थे कि फौज आएगी या नहीं आएगी, इसमें एक इशारा होगा कि फौज किसके साथ है या क्या किरदार अदा करेगी इस सारे सिनेरियो में जो भी हो रहा है, सियासी मामला जो भी चल रहे हैं। तो वो जनाब फौज को तलब कर लिया गया जनाब को रेड जोन की हिफाजत के लिए। पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस, सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्तलिफ जगह और जो इनक्लेव है डिप्लोमेटिक, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए। तो वो जनाब फौरन जो है फौज जो है वो पहुंच गई। अच्छा, ये बातें क्यों हो रही थी? वो कहा यह जा रहा था कि फौज अगर आ जाती है कंट्रोल करने के लिए ये मॉब जो है, इमरानी मॉब, इसको, तो फिर वो शायद एक मुस्बत इशारा होगा हुकूमत के लिए। वो आने से इनकार आइनी तौर पर नहीं कर सकती। लेकिन एक मौका ऐसा भी इस मुल्क में आ चुका है कि वो इनकार कर दिया था उसने। जब फैजाबाद वाला धरना था ना, ये मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ। वो नोटिफिकेशन मेरे पास आया था उस वक्त, जो हुकूमत का लेटर था, उसके जवाब में जो फौज की तरफ से ये कहा गया था, जब हुकूमत ने कहा था कि जनाब आप फौज आए इसको उठाने के लिए, जो फौज की तरफ से खत लिखा गया था उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब आपने क्या रेंजर्स और पुलिस को इस्तेमाल कर लिया भरपूर अंदाज में, पहले आप उनको भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करें, फिर हमें बुलाएं, फिर हमें बताएं। इस तरह का कोई लेटर था, यानी वो गोलमोल सा था, वो इनकार भी नहीं था लेकिन आए भी नहीं थे। लेकिन अब ये आ गए हैं। और 2014 वाले धरनों में ये जिस जगह पे आज फौज थी और या आज फौज तैनात है ताहुक्म सानी, उस वक्त यहाँ तक फौज थी लेकिन फिर भी ये पहुंच गए थे। वहाँ पीटीवी भी, इस पीटीवी भी जो इस वक्त फौज की वो कह लें कि आप हिफाजत में है जो मौजूदा, उस वक्त 2014 में भी ये थे लेकिन फिर भी ये पार्लियामेंट हाउस तक भी पहुंच गए थे। फिर इन्होंने वहां भी कर दिया था, पीटीवी भी हमला कर दिया था, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ भी चल पड़े थे घेराव करने के लिए। ये जो फौज आई है और शॉर्ट नोटिस पे आई है,
और ये कहा, हुकूमत ने ये कहा कि मुनासिब तादाद में आप बंदे भेज दें, और मुनासिब तादाद में इतने बंदे आ गए कि वहाँ वो उन्होंने कंट्रोल जो है वो हिफाजती कंट्रोल जो है वो रेड जोन का, जिसमें डी चौक भी शामिल है, संभाल लिया। और फिर खान साहब को जो मैं कह रहा हूँ फ़ोन आया या नहीं आया, वो जनाब फिर खान साहब जब ज़िद थे कि डी चौक जाना है, फिर कोई फ़ोन वो उन्हें गया है, जिसके बाद उन्होंने वहीं यहाँ पे थे जिन्ना एवेन्यू में, वहीं पे उन्होंने अपना वो खिताब करके वो चले गए अपने घर बनी गाला में। और वहाँ जो उनके कारकुन थे वो बेचारे परेशान बातें-शातें कर रहे थे, वो मुख्तलिफ चैनल्स पे दिखा रहे थे कि जनाब खान साहब ने हमें बुलाया था, हम तो पता नहीं क्या करने के लिए आए थे। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दानिशमंदी का फैसला है, लेकिन अक्सरियत जो ज़ाहिर है जज़्बाती नौजवान हैं उनके साथ, तो उन्होंने कहा ना हम तो हुकूमत को गिरा के घर जाना चाहते थे, खान साहब ने ये क्या कर दिया, खान साहब ने मायूस कर दिया। अब खान साहब के मुख्तलिफ चेहरे 2-3 महीने, और जो मैंने फ़ोन पे लम-लेट होने वाली बात की है, खान साहब अब भी फ़ोन पे लम-लेट हो जाते हैं। वो फ़ोन आया जिसमें ज़ाहिर यही कहा गया होगा कि जनाब वहाँ फ़ौज आ गई है, अगर आप वहाँ गए तो फिर अगर वो हम वही करेंगे जो अपनी हिफाज़त के लिए या अदारों की हिफाज़त के लिए जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। तो खान साहब आप देख लें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है वो कि जनाब 1 दिन की बात या जो भी बातें-शातें चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट को तो ये घर वाली बात समझते हैं ना। कल की जो प्रोसीडिंग में जिस तरह इनके वकील जो हैं बाबर अवान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो आपने देखा ही ना। और फिर टिक्कर-शिक्कर आपने देखे होंगे, खबरें-शबरें देखी होंगी। और मरियम नवाज़ ने उसपे कल वाले जो वाक़या था उसपे ये ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जब हुक्म लिखवाया जा रहा था, तो पीटीआई के वकील अपनी मर्ज़ी के निकात जो है वो शामिल करवाते रहे। एक मौका पर जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने कहा कि आपकी पूरी बात हम खुद कर रहे हैं, डोंट वरी। यानी जो आप कह चाहते हैं। और वो हमारे एक रिपोर्टर हैं सीनियर, उन्होंने ये मुझे बताया कि ये भी कहा गया कोई गल रह तो नहीं गई, ये भी पूछा गया कोई बात रह तो नहीं गई। बहरहाल फिर उसके बाद जब ये वायलेशन की इन्होंने, उसमें मैंने कल भी इलाक किया था, तो फिर ये अटॉर्नी जनरल साहब और वो जो टीम, एक मुज़ाकराती टीम का कहा गया था कि जनाब चीफ कमिश्नर के पास जाएँ, वो जो मुज़ाकराती टीम है फिर चीफ जस्टिस से मिलने के लिए गए। उन्हें ये सारी सूरत-हाल बताई। और जैसा कि पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर की वो ज़बानी इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने फैसला किया हुआ कि सो मोटो नहीं लेना, इस मामले में आप दरख्वास्त दे दें। तो इसी तरह की बात वहाँ हुई फिर उन्होंने आज दरख्वास्त दी। अच्छा, दरख्वास्त में अब सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, वो है जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, मिस्टर जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, और फिर एक जज जो हैं याहिया अफरीदी साहब, वो इस बेंच में शामिल थे। तो उन्होंने फिर यही कहा कि ना वो तो माफ़ था, वो कोई कायदीन तो थे नहीं जो आगे लगा रहे थे, आपने भी तो शेलिंग की थी, और शेलिंग को इससे बचने के लिए, आंसू गैस से बचने के लिए वो उन्होंने आग से आग लगा दी झाड़ियों को, सियासी जमातों ने हमारा एतमाद मजरूह किया है, इस तरह की बातें। और हमने कल वो एक कदम आगे बढ़ के फैसला दिया था, सालसी की पेशकश की थी, सालिस बन गए थे, वो सालिस बन गए थे, फिर वो अमल भी तो करवाना था ना फिर। कल तो आपने कहा था कि अमल दरामद करवाएँगे, लेकिन अमल दरामद क्या हुआ? वो ग्राउंड के बजाय वो डी चौक में जाके उन्होंने पथराव से वो कहते हैं अब हम कोई फैसला देंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब वो तो 6 दिन बाद फिर आना है उसने। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें हमारे इल्म में है ये बात, हम उसी के हिसाब से फैसला देंगे, और ये हमारा फैसला होगा जो मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ असूल जो है वो तय कर देंगे। कल वाला अब सड़कें-सुड़कें खुल गई हैं, सारा कुछ हो गया है, अवामी हकूक जो हुकूक की जो बात हमने कल उसके तफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे फैसला देने, तो अब वो उसका मसला नहीं रहा कि जो मूवमेंट वगैरह ये वो लोगों की, वो ठीक हो गई है, तो हम अब फैसला देंगे। वो फैसला क्या देते हैं, क्या उसमें अपने निकात शामिल करते हैं, क्या असूल तय करते हैं, 6 दिन बाद अगर ये आते हैं तो फिर हुकूमत क्या कर सकती है। तो उन्होंने कहा जनाब हमें ये वायलेशन की है, इन्होंने तो हमें कार्रवाई की इजाज़त दे दें। तो अदालत ने कहा हम ये नहीं करेंगे, जो कल वाला फैसला है उसकी रोशनी में हुकूमत खुद ही फैसला कर ले क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं करनी। ये भी गोलमोल सी बात है। वो अब ये इनका जो हुकूमत है, ये कोई सख्त फैसला भी ले सकती है, कल वाली अपनी मर्ज़ी की तशरीह कर ले। तो ये बहुत सारे किरदार जो हैं अदारों के भी सामने आ गए,
सियासी शख्सियात के भी सामने आ गए, हुकूमत के भी आ गए। बहरहाल हुकूमत ने ये साबित कर दिया है, राना सनाउल्लाह जो है उसने जो वादा किया था वो पूरा किया। उसने कहा जनाब मैं नहीं निकलने दूँगा, उसने नहीं निकलना देना था। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो रेस्क्यू ना कर देता इमरान खान को, तो फिर इमरान खान, मेरा नहीं ख्याल था कि वो वहाँ इस्लामाबाद तक पहुँच सकते। वो इतना बड़ा उनके साथ हजूम या लोगों का नहीं था, जब वो आ रहे हैं स्वाबी से, तो उस वक़्त तक वो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको वो पीछे हटा सकते या कुछ कर सकते। वो तो जो जिस तरीके से ऑपरेशन करवाया है राणा सनाउल्लाह ने, मैं तो हैरान हूँ कि जनाब वो वाक़ईतन, वो कहते हैं ना चिड़ी पर नहीं मारेगी, वो ऐसे ही हुआ। शेख रशीद साहब गायब हो भी रहे, वो अपनी बस हवेली के बाहर खताब-खुतूब करके फिर गायब हो गए। ये सारी सूरत-ए-हाल है, चेहरे जहाँ होना शुरू हो गए हैं। और जो मुस्तक़बिल में किसका क्या किरदार होगा, ये बातें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट अब क्या जजमेंट देती है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो सामने आएँगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।